नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं कहानी शादी बाय मिस्टेक का सीजन 2 लेकर आई हूँ। सीजन 1 आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। शादी बाय मिस्टेक कहानी थी अनवी और अद्विक की। अनवी एक मासूम चुलबुली लड़की थी जो सिर्फ अपने मामा की बेटी की शादी में शरीक होने आई थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वह खुद उस शादी की दुल्हन बन गई। और दुल्हन भी किसकी? हार्टलेस बिजनेसमैन अद्विक सिंह राणावत की, जो रिश्तों पर नहीं सिर्फ पैसों पर यकीन करता था। शादी के दिन दुल्हन सोनिया भाग गई और सारा दोष अनवी पर आ गया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे बलि का बकरा बना दिया गया, मगर इसे एक जबरदस्ती की शादी में भी किस्मत ने अनवी और अद्विक को तमाम नफरत साजिशों के बाद भी एक दूसरे के करीब ला ही दिया। दो ऐसे लोग जो बचपन में ही अपनों से बिछड़कर जिए, प्यार और अपनेपन की जगह नफरत और दर्द के साए में बड़े हुए। और अद्विक जो बिल्कुल हार्टलेस बन चुका था, जिसे प्यार शब्द से कोई मतलब ही नहीं था। मासूम भोली भाली अनवी के जीवन में आने के बाद उसके पत्थर दिल में भी प्यार के फूल खिल गए। जीवन के मुश्किल इम्तिहानों को पार कर दोनों ने अपनी प्यार की दुनिया बसाई। दोनों के प्यार की बगिया में प्यारा सा फूल भी खिला, वंश सिंह राणावत। मगर आगे क्या हुआ? क्या दोनों की जिंदगी का ये हैप्पी द एंड था, या कहानी अभी बाकी है? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं शादी बाय मिस्टेक का सीजन 2, कुछ नए पुराने किरदारों के साथ और यह रिश्तों की कहानियां पर। जैसे ही तन्मय ने इंस्ट्रक्शन दिया, जिसे सुनकर टॉम ने मनी मन राहत की सांस ली, क्योंकि कम से कम उसकी जान तो बच गई थी। हालांकि उसका शरीर दर्द से पूरी तरह से टूटा जा रहा था, लेकिन वो अब और देर नहीं करना चाहता था, और इसलिए देर न करते हुए उसने नंदवीर के स्वागत की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। इस बार तन्मय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। टॉम को जिम्मेदारी सौंपने के बाद अगले ही पल वह फटाफट से अपने शानदार बाथरूम में आया और जाकर उसने फैंटास्टिक शावर लेना शुरू कर दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। कहीं ना कहीं नंदवीर का ग्रैंड वेलकम करके वो स्पेशली उसे इस बात का एहसास कराना चाहता था कि शुरू से ही नंदवीर ने अद्विक को तन्मय से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि नंदवीर का सबसे ज्यादा ध्यान तन्मय ने रखा था और उसकी जान उसने बचाई। तो इसलिए आज तन्मय नंदवीर को इस बात का पूरी तरह से रियलाइजेशन करवाना चाहता था कि नंदवीर को जिस अद्विक पर शुरू से इतना ज्यादा यकीन और घमंड था कि उसने जितना इंटेलिजेंट कोई हो नहीं सकता, वो धोखेबाज निकला। कहीं ना कहीं तन्मय आज पूरी तरह से तड़प रहा था नंदवीर के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनने के लिए, और जल्दी फटाफट से अपना तौलिया पहनकर वॉशरूम से बाहर निकला। जैसे वो वॉशरूम से बाहर निकला, उसने अपने लंबे चौड़े लोहे जैसे शरीर को आईने में देखा, और उसके बाद बेड पर पड़े हुए अपने महंगे सूट को देखा, और एक रहस्यमयी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। जैसे ही उसने अपना सूट उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसे अपने कमरे में यहाँ वहां सिगार का धुआं उड़ता हुआ नजर आने लगा। अब तन्मय एक पल के लिए ठिठक गया, और जैसे ही धुएं से उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया, तो वैसे ही तन्मय की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट डेविल अद्विक राणावत बैठा हुआ था। अद्विक राणावत को अपने सामने देखकर अचानक ही तन्मय के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कुराहट उभर आई, और वो सिर्फ तौलिया लपेटे हुए बेपरवाह अंदाज में अद्विक के सामने जाकर अगले ही पल खड़ा हो गया। तब अद्विक ने तन्मय को ऊपर से लेकर नीचे तक ठंडी नजरों से देखा, और फिर बड़े ही कोल्ड वॉइस में बोला, क्या बात है ठाकुर, तू तो सीधा तौलिये में आ गया। जैसे अद्विक ने थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए पूछा, तो वैसे ही तन्मय के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। तन्मय ने आईब्रो तरेरी और अद्विक को बेमन से देखा। तन्मय की आंखों की चमक हल्की सी बदल गई। कहीं ना कहीं तन्मय अद्विक को तिरछी नजरों से घूरते हुए सोच रहा था, अद्विक को उसके ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? बड़े बड़े गुंडे, मवाली, पुलिस, कोई भी शख्स आज तक डेविल डॉट के ठिकाने का पता नहीं लगा पाया, लेकिन अद्विक जिस तरह से धड़ल्ले से बेपरवाह अंदाज में तन्मय के सामने बैठा हुआ था, यह देखकर तन्मय की हैरानी का ठिकाना नहीं था। फिलहाल अद्विक की बेपरवाही देखकर वो बिल्कुल आराम से बोला, अगर तू यहाँ तक आया है तो मैं समझ चुका हूँ राजवंश की जरूर तूने मेरे सभी आदमियों को ऊपर भेज दिया होगा, लेकिन मानना पड़ेगा तू तो काबिले तारीफ है। तूने इतनी जल्दी मेरे अड्डे के बारे में पता लगवा लिया। कैसे किया तूने ये राजवंश? बचपन से ही अद्विक तन्मय ठाकुर को सिर्फ ठाकुर कहकर पुकारा करता था, और तन्मय अद्विक को राजवंश कहकर पुकारा करता था। राणावत सरनेम अद्विक को आरम की फैमिली में जाने के बाद मिला। फिलहाल अगले ही पल अद्विक तुरंत उठ खड़ा हुआ, और अपना महंगा सूट ठीक करते उसने तन्मय की तरफ बेमन से देखा, और अचानक उसकी नजरें तीखी हो गई और सख्त आवाज में बोला, तुझे पता है तू अभी तक जिंदा क्यों था? तू अभी तक जिंदा सिर्फ इसलिए था क्योंकि तू मेरे रास्ते में अब तक नहीं आया था, और शायद तू भूल रहा है हम दोनों ने ही वादा किया था कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, और तूने वह वादा बखूबी निभाया भी था। लेकिन तूने अद्विक राणावत के बेटे पर हाथ डालकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया ठाकुर, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। जैसे अद्विक ने यह कहा, वैसे ही तन्मय ने अद्विक की ओर घमंड से देखा और जोरों से ताली बजाकर चिल्लाने लगा, ओ राजवंश, तू तो यार कुछ ज्यादा ही रफ एंड टफ नहीं हो गया है? थोड़ा सा चिल क्यों नहीं करता लाइफ में? और मैंने सुना है तेरी जिंदगी में प्यार आ गया है। पता नहीं प्यार शब्द जिसकी जिंदगी में भी आता है उसे बर्बाद करके चला जाता है।
फिलहाल मानना पड़ेगा, बहुत कोशिश की तेरे प्यार को देखने की, लेकिन चाह कर भी मैं तेरी महबूबा को देख नहीं पाया। लेकिन तू उसे कब तक छुपा कर रखेगा? हाँ, एक बात याद रखना राजवंश, एक न एक दिन मैं उसका चेहरा देख कर ही रहूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं। अद्विक राजवंश जैसे पत्थर दिल इंसान को किसकी मोहब्बत ने बदल कर रख दिया। जैसे ही तन्मय ने थोड़ा सा व्यंग में यह कहा, वैसे अद्विक ने तुरंत अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। इसका मतलब साफ था कि वह अपने अंदर भड़क रहे गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक अद्विक के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट उभर आई और वह तन्मय की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोल रहा था, तू जानता है तू सपना अच्छा देख रहा है, लेकिन जिस दिन तूने अद्विक राणावत के वंश को अगवा करने की कोशिश की, उसी दिन तूने अपने डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर दिए थे। और रही बात मेरी मोहब्बत को देखने की, तो तेरा यह सपना सपना ही रह जाएगा। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, इसी सपने के साथ तू इस दुनिया से चला जाएगा। और शायद तू भूल गया है, तुझे मैंने पहले ही समझाया था कि मेरे रास्ते में कभी भी मत आना, वरना नेक्स्ट टाइम अगर तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। फिलहाल मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं कि मैं तुझसे किसी भी तरह की कोई फालतू बात करूं, समझा? इतना बोलकर अद्विक तुरंत उठ खड़ा हुआ और राजाओं की तरह तिरछा मुस्कुराकर तुरंत वहां से बाहर निकलने लगा। अद्विक ने बिना मुड़े होठ भींच लिया और आंखों में उमड़ता हुआ गुस्सा दबा लिया। वहीं तन्मय अभी तक अद्विक की बातों में उलझा हुआ था और जल्दी उसे किसी अनहोनी की आशंका नजर आने लगी। साथ ही साथ तन्मय के मन में इस बात का ख्याल आया कि कहीं टॉम नंदवीर को लेकर वहां ना आ जाए, क्योंकि अगर अद्विक ने नंदवीर को जिंदा देख लिया तो वो उसकी प्लानिंग समझ जाएगा और इतनी जल्दी तन्मय नंदवीर को अद्विक के सामने नहीं आने देना चाहता था। इससे जल्दी वो गार्ड गार्ड बोलकर चिल्लाता और तुरंत अपने कमरे से बाहर दौड़ा और जैसे वो कमरे से बाहर निकला, वैसे ही तन्मय के मुंह के शब्द उसके मुंह में ही दबकर रह गए थे। उसने देखा पूरे हॉल में, उसके पूरे डार्क विला में चारों तरफ उसके आदमियों की लाश बिछी हुई थी। कहाँ तो वह नंदवीर के आने की भव्य तैयारियां चला रखा था और तन्मय ने बड़े पैमाने पर नंदवीर का स्वागत करके उसे अपने डार्क विला में लाना चाहता था, लेकिन यहाँ अद्विक ने केवल कुछ ही मिनट में आकर उसके डार्क विला को मौत का विला बना दिया था। चारों तरफ तन्मय के आदमियों की लाशें दिखाई दे रही थी और अद्विक ने बड़ी बेरहमी से सभी को मौत के घाट उतार दिया था। और ये सब इतने कम वक्त में हुआ जिस वक्त तन्मय अच्छी तरह से नहाने के लिए वॉशरूम घुसा था। केवल आज तन्मय पूरे 30 मिनट तक नहा रहा था, क्योंकि वह नंदवीर के सामने खुद को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करना चाहता था, अच्छे से तैयार होकर सब उसके सामने जाना चाहता था। लेकिन यहाँ तो अद्विक ने केवल उसे 30 मिनट के अंदर अंदर तन्मय के डार्क विला को मौत का विला बना दिया। वहीं तब उसे अद्विक मेन गेट से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया और बाहर कदम रखने से पहले अद्विक एक बार रुका और अचानक पीछे मुड़ा और सीढ़ियों के ऊपर तौले में खड़े हुए तन्मय की ओर कड़वाहट से देखा। तभी अद्विक ने उसकी ओर देखकर अपना सीधा हाथ हवा में लहराते उठाया और अचानक मुट्ठी बंद करके खुला छोड़ दिया, अपने होठ फुलाते हुए बोला, बूम। सिर्फ इतना बोलकर अद्विक जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपने शानदार चौपर में जा बैठा। अब सिचुएशन को भांपते हुए तन्मय के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया और बिना देरी के उसने तेजी से तौले में घर से बाहर छलांग लगा दी। और जैसे ही वो घर से पूरी तरह से बाहर गिरा, उसी पल तन्मय का पूरा डार्क विला ब्लास्ट होना शुरू हो गया। वहीं टॉम जो नंदवीर को लेकर ठीक उसी वक्त डार्क विला में आया था, जब उसने तन्मय को तौलिए में बाहर पड़े हुए देखा और डार्क विला को ब्लास्ट होते देखा, तब टॉम के चेहरे पर पसीना टप टप बहने लगा। उसकी घबराहट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वही नंदवीर जो कि इस वक्त व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं थे। वो तन्मय के पास आया। तन्मय ने नंदवीर को देखते अपनी नजरें झुका ली, लेकिन तभी नंदवीर ने उसकी ओर देखकर अचानक जोरों से हंसा। नंदवीर को ऐसी बेपरवाही से हंसते हुए देखकर टॉम के तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से से मन में सोचा, पता नहीं बॉस को इस अपाहिज आदमी में क्या दिखता है। हाँ, तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड या महबूबा के पीछे पागल होते हैं, लेकिन मेरा बॉस इस अधेड़ उम्र के अपाहिज आदमी के पीछे पागल है। ये आदमी यहाँ होकर मेरे बॉस का मजाक उड़ा रहा है और बॉस केवल उसे नजरें चुरा कर सामने खड़े हुए हैं। नंदवीर को ऐसे हंसते हुए देखकर टॉम का खून पूरी तरह से खौलने लगा। फिलहाल नंदवीर ने बड़ी ही सर्द आवाज में तंज कसा, मैंने कहा था ना, वो तुझसे ज्यादा स्मार्ट है। तन्मय नाम रखने से कोई महाराजा नहीं बन जाता। तूने उसे कम आंकने की कोशिश की। तूने सबसे बड़ी बेवकूफी ये की कि तूने उसके बच्चे को अगवा करने की कोशिश की। तुझे अगर उसे कुछ करना ही था तो मुझसे पूछ लेता। जैसे ही नंदवीर ने कोल्ड वॉइस में ये कहा, तो ये सुनकर तन्मय के तन बदन में पूरी तरह से आग लग गई और वह डार्क फेस लिए तुरंत नंदवीर की व्हील चेयर पर झुक गया और अगले ही पल नंदवीर की आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से बोला, आपको कैसे पता चला कि ये सब कुछ उसी ने किया है? तभी नंदवीर तन्मय की आंखों में आंखें डालकर घमंड से बोला, क्योंकि वह मेरा चेला है, वह कब क्या करता है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे क्या लगता है, भले मैं हॉस्पिटल में मौजूद था तो क्या मुझे किसी तरह की कोई खबर नहीं होगी? जैसे ही नंदवीर ने रहस्यमय अंदाज में यह कहा, तो ये सुनकर वैसे ही तन्मय उसी पल शांत हो गया और अचानक से तन्मय ने अपनी पीठ सीधी की और उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल वो खुद खुलकर जोरों से हंसने लगा। अब जैसे ही तन्मय बेपरवाही से हंसने लगा, उसे देखते ही नंदवीर भी उसके साथ डरावनी सी हंसी हंसने लगा।
वहीं टॉम अब कंफ्यूजन में अपना सर खुजाने लगा कि आखिरकार इन दोनों को हुआ क्या है और ऐसा क्या इन्होंने जोक पास किया है। ये दोनों इतनी बुरी तरह हंस रहे हैं। तभी हंसते हंसते अचानक रणवीर के कठोर एक्सप्रेशन के साथ तन्मय को देखा और फिर से समझाना शुरू किया, अद्विक ने तुझे फाइनेंशियली तरीके से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसने न केवल तेरा डार्क विला ब्लास्ट किया है, बल्कि जितनी भी तेरी नाइजीरिया के अंदर प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस या सब कुछ वह जब्त कर चुका है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जिस भी देश में तूने जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी है, जितना भी तूने अब तक बैंक बैलेंस बनाया है, उन सबको बेचकर पैसा इकट्ठा कर और उन सबको, और तब तक मैं तेरा डार्क विला फिर से तैयार करवाता हूँ। और अभी कुछ दिनों के लिए ठंड रख। अद्विक को इस गलतफहमी में जीने दे कि तेरी मौत हो चुकी है, और रही बात अद्विक की, उसका इंतजाम मैं कर चुका हूँ। अब सिर्फ हमें तमाशा देखना है, सिर्फ तमाशा। मैंने उसका कुछ ऐसा इंतजाम किया है जिससे उसकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन उसकी जान से भी प्यारी चीज उससे छिन जाएगी। यह बोलकर रणवीर चेहरा बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। वहीं तन्मय के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट थी। आखिरकार उसे अपने गुरु के टैलेंट पर पूरी तरह से यकीन था कि उसका गुरु कितना बड़ा कमीना है और वह कब क्या कर सकता है, इसके बारे में उसे अच्छी तरह से अंदाजा था। फिलहाल तन्मय ने गहरी सांस ली और अपने तोली को लपेटते हुए टॉम की ओर देखकर आईब्रो झुकाते हुए कहा, जाकर चॉपर रेडी करवाओ। उसकी बात सुनकर अगले ही पल टॉम थोड़ा सा हकलाते बोला, लेकिन बॉस सब कुछ तो तबाह हो चुका है। इतना ही नहीं, जहां पर आपने जितने भी प्राइवेट जेट और चॉपर थे वह सब भी ब्लास्ट हो गए हैं। टॉम को जैसे ही ये नोटिफिकेशन मिली तो उसने वैसे ही तन्मय को बताया। तन्मय को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने अचानक नंदवीर की ओर तिरछी नजरों से देखा। तभी नंदवीर ने तुरंत एक मैसेज किसी को भेजा और तन्मय को देखकर रौबदार आवाज में बोला, जाओ जाकर पहले कुछ पहन लो, चॉपर 5 मिनट में तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें किस देश में कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, वहां जाओ और थोड़े दिन तक पैसा वगैरह इकट्ठा करो। यहाँ यह बोलते हुए नंदवीर बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। वहीं टॉम अब तुरंत नंदवीर की व्हीलचेयर को वहां छोड़कर वहां से सीधे तन्मय के पीछे पीछे जाने लगता है। अचानक टॉम के मन में चलते हुए ख्याल भी उमड़ रहा था कि वह किसी अपाहिज आदमी को यूं जले हुए घर के सामने अकेला छोड़कर जा रहा है, तो ऐसे में उसकी मदद कौन करेगा। तभी उसने एक बार सहानुभूति की नजरों से पीछे की ओर देखा और जैसे उसने मुड़कर देखा तो वैसे ही टॉम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि टॉम और तन्मय के वहां से आगे जाते ही नंदवीर के आगे पीछे कम से कम 20 लोग एकदम काले सूट बूट पहने हुए खड़े हुए थे। ये देखकर टॉम का आश्चर्य के मारे बुरा हाल था, लेकिन तन्मय के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर उसके गुरु नंदवीर ने अब अद्विक को सजा देने का प्लान बनाया तो सजा उसके लिए कितनी खतरनाक होगी, इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वहीं दूसरी ओर राणावत मैंशन में मोहिनी और विक्रम आ पहुंचे थे। विक्रम के चेहरे पर उस समय चालाकी भरी मुस्कुराहट थी जो उसे राणावत मैंशन देखकर आई, और अगर उसे लग रहा था कि बस कुछ दिन फिर वही राणावत मैंशन का राजा होगा। वही फार्म हाउस पर इस वक्त समय निखिल, विवान, आरम चारों के चारों जमा थे और चारों को इसी बात की हैरानी हो रही थी कि अचानक से अद्विक कहाँ जा सकता है। पिछले 12 घंटे से अद्विक का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अपने पिता और दादाजी से बात करने के बाद अद्विक अनजान मंजिल की ओर जा पहुंचा था। तो सीधा कहीं और नहीं बल्कि नाइजीरिया में अपने प्राइवेट जेट के द्वारा पहुंच चुका था और वहां जाकर उसने तन्मय के पूरे साम्राज्य को तबाह और बर्बाद कर दिया था। उसने जानबूझकर आरम, विवान, समय और निखिल को इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो लोगों की जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। तन्मय के यहाँ उसने कितना बड़ा खतरा हो सकता था, उसने जूलिया और शेरा को ही तन्मय की पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाने के बारे में लगा रखा था। फ्लैशबैक, तन्मय ने अनवी और वंश को अपने से दूर सिर्फ इसलिए भेजा था, अगर कहीं वह तन्मय को मारने में नाकामयाब हो जाता है तो कम से कम वंश और अनवी अमन के घर पर सेफ तो रहेंगे। इसलिए सोच समझकर उसने उन्हें वहां भेजा था, क्योंकि जिस वक्त तन्मय ने वंश को अगवा करवाने की कोशिश की थी उसी वक्त अद्विक ने ठान लिया था कि वह बहुत जल्द तन्मय का अंत कर देगा। इसलिए उसे मजबूरी में अनवी को खुद से दूर भेजना पड़ा। और जब उसे पता चला कि विक्रम उसका सगा भाई है, तब से उसकी दिमागी हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। और फिलहाल वह बिना किसी को बताए प्राइवेट जेट से वहां पहुंच चुका था और जूलिया ने उसे पूरी इंफॉर्मेशन दे दी थी, और ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने हिम्मत राणावत से निकलवाई थी। हिम्मत को उन्होंने इस तरह से अंडरग्राउंड किया था कि कोई भी हिम्मत के बारे में पता नहीं लगा पाया। लेकिन टॉम ने जिन आदमियों को हिम्मत का पता लगाने के लिए भेजा था, जूलिया ने उनका पीछा करवाया और उनसे मारपीट करवाकर उनसे खबर उनसे उगलवाई कि डार्क विला कहाँ पर है, और वह खबर उसने अच्छी तरीके से अद्विक तक भिजवा दी। कहीं न कहीं अद्विक जूलिया के इस कारनामे से काफी खुश भी हुआ। हालांकि जूलिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेगनेंसी में भी वह इतनी ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली थी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। फिलहाल अब अद्विक के बारे में जैसे ही समय, निखिल, विवान, आरम को ये पता चला कि अद्विक गायब है, इसलिए लोग पिछले 12 घंटे से पूरे के पूरे देश भर में अद्विक को ढूंढ रहे थे और इसकी भनक उन्होंने दादाजी और परेश जी तक नहीं लगने दी। कहीं ना कहीं दादाजी और परेश जी को यही लग रहा था कि विक्रम और मोहिनी मेंशन में रहने के लिए आ गए हैं, इसलिए शायद अद्विक फार्म हाउस पर चला गया है और कुछ दिन जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप वापस आ जाएगा।
आराम, विवान या किसी ने भी दादाजी को इस बात की खबर नहीं लगने दी कि अद्विक फार्म हाउस पर ही नहीं है, बल्कि ये कहीं और गया हुआ है। तब तक विवान और आरम की आंखों में आंसू आ गए थे। अगले ही पल आरम समय और निखिल का हाथ पकड़कर उदास मन में बोला, भैया कुछ तो कीजिए ना, पूरे 12 घंटे हो चुके हैं, अद्विक भाई का कहीं कुछ पता नहीं लग रहा। मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले अद्विक भाई ने भाभी और वंश को यहाँ से अचानक भेज दिया, फिर अचानक से खुद भी गायब हो गए हैं। और अभी कुछ देर पहले मुझे आद्या ने फोन करके बताया कि घर पर मोहिनी और वीर आए हुए हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वे लोग हमारे घर पर कर क्या रहे हैं। इस वक्त मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी समय जिसे कि मोहिनी और विक्रम के बारे में पता चल चुका था, उसने गहरी सांस ली और सभी को सारा सच बताना शुरू कर दिया था कि विक्रम और मोहिनी रावणावत मेंशन में रहने के लिए क्यों आए हैं। अब ये सुनकर अगले ही पल आरम की आंखें एकदम से सख्त हो गई और वो गुस्से से बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और इस बात की क्या गारंटी है कि वह औरत इस बार झूठ नहीं बोल रही है। वह एक नंबर की जालसाज औरत है और वो कुछ भी कर सकती है। आपको पता नहीं उसने अद्विक भाई के बचपन में किस कदर जान लेने की कोशिश की थी, और आपकी शादी वाले दिन भी तो उसने दुल्हन बदलने का प्रोग्राम बनाया था। नहीं नहीं, इतनी खतरनाक औरत का इस तरह से हमारे परिवार के बीच में रहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अद्विक भाई के आते ही मैं उनसे बात करूंगा। मैं इस तरह से अपने परिवार के बीच उस जैसी औरत को नहीं रहने दूंगा। और विक्रम, वह तो एक नंबर का घटिया इंसान है। किस तरह से वो औरतों के साथ खेलता है, बदतमीजी करता है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। और मेरे घर इतनी सारी औरतें हैं, मेरी भाभियां हैं, मेरी आद्या। नहीं नहीं, विक्रम ने किसी को गंदी नजरों से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। ये सोचकर ही आरम के तन बदन में इस वक्त पूरी तरह से आग लगी हुई थी। वही विवान भी कहीं ना कहीं आरम की बात से सहमत था। इस तरह से विक्रम और मोहिनी का मेंशन में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन फिलहाल उन्हें सबसे बड़ी चिंता इस बात की सता रही थी कि आखिर अद्विक कहाँ जा सकता है और अद्विक अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आया। इस वक्त सभी के चेहरे पर परेशानी के एक्सप्रेशन थी। तभी समय आरम को आश्वासन देते हुए कहता है, तुम्हें इस वक्त शांत हो जाना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात के बारे में अंदाजा लगाना चाहिए कि आखिरकार अद्विक कहाँ जा सकता है। एक काम करो, शेरा जूलिया को कांटेक्ट करो, देखो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है नहीं। ये सुनते ही जल्द ही निखिल ने शेरा को कॉल मिलाया और टाइगर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो उसकी आवाज में मायूसी झलक साफ महसूस हो रही थी और वो अटकती हुई आवाज में निखिल से बोला, आप कुछ देर तक फार्म हाउस पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं वहां आकर आपको सब कुछ बताता हूँ। जैसे शेरा ने समझाया तो वैसे ही निखिल असमंजस में पड़ गया और सबसे बोला, आखिर ऐसा क्या हुआ है तो टाइगर ये कह रहा है कि कुछ देर तक इंतजार करो। और टाइगर की आवाज कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि शेरा किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। जैसे ही निखिल ने ये बताया तो ये सुनकर इन तीनों के चेहरे का रंग हक से उड़ गया। वो तीनों ही बेचैनी से भर उठे और परेशान होकर फिर से सोचने लगे, आखिर अचानक अद्विक ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकता है। पता नहीं अद्विक ठीक होगा या नहीं। और शेरा का अचानक से ये कहना कि वो खुद फार्म हाउस पर आ रहा है, तो यह बात भी उन्हें बहुत ज्यादा खटकने लगी। भला शेरा फार्म हाउस पर क्यों आ रहा है? उसे तो जूलिया के साथ होना चाहिए ना। जूलिया प्रेग्नेंट थी और अद्विक ने खुद उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए कहा था और साथ ही साथ हिम्मत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। तो फिर इस तरह से भला वह लोग फार्म हाउस यानी कि इंडिया लौटकर क्यों आ रहे थे? इस वक्त इन लोगों के चेहरे पर पूरी तरह से उलझन भरी हुई थी। और ठीक थोड़ी ही देर बाद उन्हें फार्म हाउस की छत पर चौपर रुकने की आवाज सुनाई दी। चारों ही अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए क्योंकि वो सब ये जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। वहीं दूसरी ओर मोहिनी और विक्रम इस वक्त राणावत मेंशन के सोफे पर कंफर्टेबली बैठे हुए थे। वहीं सिया, नित्या, वान्या के साथ साथ आद्या, चारों की चारों अपने चेहरे पर गुस्सा लिए मोहिनी और विक्रम को अनमने ढंग से देखे जा रही थी। वहीं नानी माँ की आंखें भी उन्हें देखते हुए आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उन्हें भी सब पता चल चुका था कि आखिरकार ये दोनों मुन्ने यहाँ क्यों आए हैं। सभी का दिल एकदम से आश्चर्य से डूब गया और सब गुस्से से तमतमाते हुए चेहरे के साथ वहां बैठे हुए थे। वहीं नानी माँ तो मोहिनी को मन में कोसते हुए खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, ये कलमुई कहीं की हमेशा के लिए तो यहाँ रहने के लिए नहीं आ गई है। हाँ, सब सोचते हुए नानी माँ आड़े टेढ़े मुंह बना रही थी। दादाजी ने उन सबको पहले ही मोहिनी और विक्रम के बारे में साफ साफ बता दिया था। मोहिनी और विक्रम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे और अगर वो ठीक से रहेंगे और सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते रहेंगे तो दोनों हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं। तो आप सब भी उन्हें एक मौका देने की कोशिश करें। दादाजी ने हाथ जोड़कर सभी से ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट की, तो तभी दादाजी को सब मना नहीं कर पाए क्योंकि दादाजी को जब से ये बात पता चली थी कि विक्रम की रगों में उनके बेटे का खून दौड़ रहा है, जब से उन्हें विक्रम से एक अलग ही तरह का अटैचमेंट महसूस होने लगा। वहीं मोहिनी के इशारे पर विक्रम ने भी उठकर दादाजी को प्रणाम किया और परेश जी के पैर छुए, लेकिन परेश जी उसके सर पर हाथ नहीं रख पाए क्योंकि इतनी जल्दी उनके दिल की नफरत भला कैसे खत्म हो सकती है। वहीं सिया, आद्या, नित्या और वानिया चारों के चारों सिर्फ और सिर्फ अपने मन में कुटती हुई मोहिनी को मुंह बनाते हुए देख रही थी क्योंकि दादाजी ने उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि वह कुछ भी ना कहे और
उन्हें बर्दाश्त कर लें। अगर वो ठीक से रहते हैं तो वो यहाँ रह सकते हैं, वरना उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वहीं मोहिनी बारी बारी से सबको तीखी नजरों से घूरते हुए देख रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किसी से कोई सवाल कर सके या किसी से कोई बात कर सके। हालांकि मोहिनी ने नानी माँ से बात करने की कोशिश की और उनके पैर छूने की कोशिश की, लेकिन नानी माँ ने तुरंत ही खुद को उससे दूर कर दिया और मोहिनी पर बरसते बोली, दूर रह, मुझे हाथ भी मत लगाना, वरना कहीं तेरी गंदगी का असर मेरे सर पर ना आ जाए। फिलहाल दादाजी समझ चुके थे कि सारी लड़कियां और नानी माँ इस वक्त मोहिनी से कितना ज्यादा चिड़ी हुई हैं, और अगर मोहिनी को इस तरह से हॉल में उनके बीच छोड़ा तो कहीं नानी माँ के अंदर की तोप नानी माँ जाग न जाए और वह यही मोहिनी की धमाकेदार धुलाई न कर दे। तो इसी बात के मद्देनजर रखते हुए दादाजी ने मोहिनी को चेतावनी भरी नजरों से देखा और कड़क आवाज में कहा, तुम्हारा कमरा उस साइड है, तुम जाओ, जाकर आराम करो, और हाँ, बिना वजह तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा कोई भी कर्म बिल्कुल भी पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि तुम विक्रम की माँ हो, समझी तुम। और अगर तुमने कोई भी घटिया चाल चलने की कोशिश की तो ये मत समझना कि तुमने राज बताकर हमें किसी तरह के बंधन में बांध लिया है। हमें तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सिर्फ कुछ दिनों के लिए हम तुम दोनों को यहाँ रख रहे हैं। अगर तुम लोगों ने कोई गलत हरकत नहीं की तो तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन भी हमें पता चला कि तुमने इस घर में किसी तरह की कोई फूट डालने की कोशिश की या तुमने ऐसी वैसी कोई चालबाजी करने की कोशिश की, तो उसी दिन हम तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और अद्विक ने तो साफ साफ कह दिया है कि इस बार वो तुम्हें पूरी दुनिया से ही गायब करवा देगा। यह सुनने के बाद मोहिनी एक पल के लिए थोड़ी सी ठिठक गई, लेकिन उसे अपनी चालबाजी पर पूरी तरह से यकीन था कि उसे आगे किस तरह से चाल चलनी है। फिलहाल वह सबकी और दयनीय नजरों से देखते हुए सीधा उस कमरे में चली गई जिस कमरे में दादाजी ने उसे जाने का इशारा किया। वहीं विक्रम उस वक्त टेढ़ी नजरों से सिया, नित्या, वान्या के साथ साथ आद्या को गौर से देख रहा था, और उन्हें देखने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराते हुए सीधा अपने कमरे में जाने लगा। विक्रम ने आ भरते हुए मन में सोचा कि मुझे दादाजी या भाई का प्यार मिले ना मिले, लेकिन भाभियां तो वाकई में बड़ी प्यारी और खूबसूरत मिली हैं। ये सोचते हुए विक्रम सीधा अपने कमरे में चला आया। वहीं विक्रम को खुद को यूं घूरते हुए देखे जाने पर आद्या ने अपने होठ भींच लिए, तो अगले ही पल वह सिया की ओर देखकर जल्दी से बोली, सिया दीदी, इस लड़के को देखा आपने, कितना बदतमीज था ये, किस तरह से हमें देख रहा था। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं इसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूं। तभी सिया आद्या को शांत कराते बोली, आद्या, मुझे भी उस पर इसी तरह से गुस्सा आ रहा था, और इतनी जल्दी वो सुधरने वाला नहीं है। पर दादाजी ने कहा है ना कि हमें उसे सुधरने की मौका देना चाहिए, और सुधरने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अब हमें थोड़ी ना पता था कि वह अद्विक का भाई निकलेगा, तुम समझ रही हो ना मेरी बात। और वैसे भी हमें इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए अद्विक के भाई को उससे दूर नहीं रख सकते। अद्विक के सगे रिश्तों के नाम पर पहली बार उसका भाई उसकी जिंदगी में आया है, तो मुझे लगता है कि हमें भी अपना थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, और इतनी हिम्मत खुद को भी देनी चाहिए कि हम लोग उस विक्रम शेखावत और विक्रम राणावत को बर्दाश्त कर सके। अब सिया की बात सुनकर आद्या सिर हिलाकर कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन नित्या और वान्या दोनों ने एक दूसरे की तरफ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा। वहीं सिया तो अपनी बात पूरी करने के बाद वहां से उठकर चली गई थी, लेकिन उसके जाते ही वान्या तुरंत बोल पड़ी, आद्या, जिस तरह से विक्रम हमें देख रहा था, इसका मतलब साफ है कि इसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वैसे भी दादाजी ने भी साफ साफ कहा है कि अगर इसने कोई गलती की तो राणावत पेंशन के बाहर होगा। और वैसे मुझे ये तो नहीं पता इसने क्या क्या हरकतें की हैं, लेकिन तुम लोगों के मुंह से सारी बातें जानने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि कितना घटिया किस्म का इंसान है। तो ऐसे घटिया इंसान हमारे प्यारे से परिवार के बीच नहीं रहना चाहिए। अब तुम देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। कुछ सोचते वान्या अपने ही शब्दों में उन लोगों को कुछ प्लान समझाने लगी कि किस तरह से सबकी नजरों में विक्रम और मोहिनी को गिराकर उन्हें इस घर से बाहर निकलवाना है, क्योंकि मोहिनी को वो लोग वहां पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त अन्वी अपने दादाजी से मिलने पर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अपनी मम्मी पापा की असली तस्वीर देखने के बाद कितनी देर तक वह रोती रही और काफी टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तब वंश, जो कि थोड़ी ही दूरी पर अन्वी के दादाजी के साथ खेल रहा था, उनकी गोद में था, वह अपनी माँ के बहते हुए आंसू को टुकुर टुकुर देख रहा था और मन में सोचा, यह क्या, अम्मा ने तो ऑस्ट्रेलिया आते ही रोना धोना शुरू कर दिया। अगर वो इसी तरह रोएंगी और मेरे डेविल डैडी को इस बारे में अगर पता चला तो मुझे तो बहुत डांटेंगे। ओ मम्मा, प्लीज चुप हो जाओ ना, क्यों रो रही हो तुम। कहीं न कहीं सोचते हुए वंश यहाँ वहां कसमसा रहा था। फिलहाल मारिया अन्वी के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखते उसे प्यार से समझाया, शांत हो जाओ अन्वी, तुम इस तरह से रो मत। अगर तुम इस तरह से रोगी या दुखी होगी तो तुम्हारे मम्मी पापा जो इस वक्त इस दुनिया में तुम्हें देख रहे होंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा ये देखकर कि पहली बार उनकी बेटी अपने घर आई है और इस तरह से रो रही है। इसलिए अब तुम्हारे रोने के दिन गए, अब तुम्हारी आंखों में आंसू का कतरा भी नहीं आना चाहिए। तुम भूल गई क्या, तुम्हारे डेविल पति ने हमें क्या समझाया कि तुम्हारी आंखों में इतने से भी आंसू नहीं आने चाहिए। और अगर तुम्हारे पति को पता चल गया, तुम जानती हो ना कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ही मारिया ने बात बदलते हुए अन्वी का ध्यान भटकाया, वैसे अन्वी रोते हुए हंस देती है और अचानक उसने मारिया को गले से लगा लिया और बहुत प्यार से बोली, भाभी सच में आप बहुत अच्छी हैं और डोंट वरी, मैं अब नहीं रोऊंगी। लेकिन पहली बार अपने मम्मी पापा की तस्वीरें देख रही हूँ ना, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। और
आप फिक्र बिल्कुल मत करें, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हाँ, हम भले ही आपकी ननद है, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ननद बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर दिखाएंगे। इतना बोलकर अनवी मुस्कुरा देती है। अनवी की बात सुनकर मारिया ने आगे बढ़कर अनवी को गले से लगा लिया। वहीं अमन नम आंखों से अनवी और मारिया को एकटक देख रहा था और मनी मन खुश भी हो रहा था कि उसकी बीवी और उसकी बहन एक दूसरे के साथ कितने अच्छे मैच्योर तरीके से बर्ताव करते हैं। तभी अनवी और मारिया को अमन की आवाज सुनाई देती है। अमन अनवी को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था, अब आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रोना धोना यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अनवी, मैं जानता हूँ तुम मम्मी पापा की फोटो को पहली बार देख रही हो, इसलिए तुम्हें उनकी कमी ज्यादा महसूस हो रही होगी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें खुशियां देने के लिए लाया हूँ, ना कि रुलाने के लिए। क्या तुम जानते नहीं अपने पति को? उसने भले ही अपने मुंह से कुछ साफ साफ ना बोला हो, लेकिन उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी कि हमें उसकी बीवी और बच्चे का ध्यान रखना है, ठीक है? ये सुनते अनवी मुस्कुरा उठी। फिर दादाजी अनवी को मुस्कुरा कर देखते हुए अचानक बोल पड़े, जैसा हमने सोचा था, हमारी पारो के लिए बिल्कुल वैसा ही पति उसे मिला है, हमसे भी ज्यादा प्यार करने वाला। यह बोलते हुए उसके दादाजी थोड़ा सा इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने अनवी को गले से लगा लिया। अनवी भी अपने दादाजी के दिल की हालत समझ रही थी, इसलिए वो बात को हंसी में टालते हुए बोली, दादाजी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम आपसे वादा करते हैं कि जब हम बिल्कुल भी दुखी या मायूस नहीं होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। तभी अमन बोला, पारो आज तुम अच्छी तरह से सारा दिन ही आराम कर सकती हो, अपना घर अच्छी तरह से देख सकते हो, लेकिन कल से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घूमने जाना है, ओके? मैं तुम्हें पूरी की पूरी कंट्री घुमाऊंगा, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाना। और पता है, यहाँ पर आधे से ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो मेरे ही हैं, क्योंकि मैं अब तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, तो वो सब तो कुछ तुम्हारे हैं और तुम ही उसके असली ऑनर हो, इसलिए तुम जहां मर्जी वहां जाकर आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकती हो, जो चाहे वो अपनी मर्जी से खरीद सकती हो। अमन की बात सुनकर अनवी मुस्कुराई और नाम में सिर हिलाते बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आप लोग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ, शॉपिंग करने के लिए नहीं। अनवी की बात सुनकर अगले ही पल मारिया ने तुरंत अनवी का हाथ अपनी ओर खींचते हुए आश्चर्य से कहा, पागल हो गई हो क्या अनवी? चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाते रहो, तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो मुझे तो करवा देना, ओके? वैसे भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं, इसलिए इनकार मत करो। पता है, तुम्हें जब भी मैं शॉपिंग के बारे में बोलती हूँ तो हमेशा आनाकानी करते रहते हैं। अब जैसे ही मारिया ने अपने पति की शिकायतें गिनवानी शुरू की, वैसे अनवी मुस्कुरा देती है और अनवी ने कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाह रही हो, ठीक है भाई, चलो भाभी। अनवी अमन की ओर देख के चंचलता से बोली, ठीक है भाई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपना कोई काम खराब करें। मैं और मारिया भाभी एक साथ जाकर शॉपिंग कर लेंगे और वंश को तब तक दादाजी संभाल लेंगे। अब ये सुनकर दादाजी एक्साइटेड हो गए और खुश होकर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने वंश को मेरे साथ रखने का फैसला किया, और वैसे भी अब मैं इस लिटिल चैम्प के बिना बोर हो जाऊंगा। जैसे ही दादाजी ने वंश को पुचकारते हुए कहा, वैसे ही वंश मुस्कुरा दिया। वंश को फीडिंग वगैरह बोतल से ही कराई जाती थी, तो वहां पर नौकरों की फौज मौजूद थी, तो अनवी को वंश की सुरक्षा या वंश की भूख या किसी और चीज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिलहाल उसने मारिया से कहा कि वो बस जस्ट गई और अभी तैयार होकर आती है, बोलकर रणवी अपने कमरे में चली गई और वहीं मारिया भी तैयार होने के लिए कमरे में गई। कहीं न कहीं मारिया भी काफी खुश थी कि चलो उसे आज कितने दिनों बाद आउटिंग करने का मौका मिलेगा। वहीं अमन ने सोचा कि इतने दिनों तक वैसे भी इंडिया में रहकर लैपटॉप के द्वारा काम कर रहा था, कई महीनों से वो इंडिया में ही था, तो इसलिए उसे अब अपना ऑफिस जाना चाहिए और अपना काम संभालना चाहिए। अनवी बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे हर वक्त अनवी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, वरना वो शायद खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएगी। और वो यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए घूमने फिरने के लिए आई है, तो उसे मारिया के साथ घूमने फिरने देना चाहिए, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग। ये सोचते हुए अमन अब जल्दी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था और मारिया भी अब तैयार होकर बाहर आई। मारिया ने एक बेस्ट ड्रेस पहनी थी, हालांकि जब से वो इंडिया में थी तब उसने नॉर्मल इंडियन ड्रेस ही पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन वापस से अपने देश अपनी कंट्री में आने के बाद मारिया ने एक बार फिर से खुद को वेस्टर्न लुक में ढाल लिया। तो अनवी ने अद्विक की पसंद का एक अनारकली सूट पहना था और जैसे वो तैयार होकर बाहर आई, अगले पल मारिया उसे देखकर मुस्कुराई और उसकी तरफ देखकर एकदम से बोली, क्या तुम मेरे साथ ये कपड़े पहनकर बाहर चलने वाली हो? मारिया के शब्द सुनते ही अनवी ने अपने कपड़ों को गौर से देखते हुए कहा, क्या वो भाभी, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? अगले ही पल जल्दी से मारिया अनवी के पास चली और उसका हाथ थामकर पलक झपकाते बोली, इन कपड़ों में कोई परेशानी नहीं है, यकीन मानो तुम इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, लेकिन क्यों ना तुम अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत चेंज कर लो। मारिया अनवी से सवाल पूछने से रोक नहीं पाई। जैसे ही मारिया ने कहा तो सुनकर अनवी कंफ्यूजन से मारिया की ओर नासमझी में देखने लगी। तब मारिया एकदम से हंसी, फिर अनवी को धीमी आवाज में समझाती है, देखो ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारा वो डेविल पति भी यहाँ पर कहीं आसपास नहीं है, तो क्यों ना तुम थोड़ा सा खुद को चेंज करो। वैसे भी अनवी पति लोगों को ना हर वक्त एक जैसे लुक में पत्नी पसंद नहीं आती, तो इसलिए बीवियों को अलग अलग रूप धारण करने के लिए खुद को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। अब ये सुनकर अनवी थोड़ा सकपका गई, लेकिन फिलहाल वो मुंह बनाते हुए मारिया की तरफ देखते हुए हिचकिचाकर बोली, लेकिन भाभी मुझे इसी तरह के कपड़े पहनने पसंद है और मैं इसी तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करने की कोई जरूरत है, और मेरे पति अद्विक जी को मैं इन्हीं कपड़ों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ।
जैसे अनवी ने अपने बालों को थोड़ा सा संवारते हुए कहा तो ये सुनते ही मारिया मुस्कुराई और बेपरवाही से कंधे झुकाते बोली, ओ अनवी, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारा पति भी तुम्हें इन्हीं कपड़ों में बेहद खूबसूरत समझता है, लेकिन सपोज करो तुम्हारा पति इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास एक से बढ़कर एक हॉट और खूबसूरत लड़कियां रहती हैं जो कि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। क्या तुमने कभी ट्राई किया कि वेस्टर्न ड्रेस में तुम कैसी लगोगी? अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारा वार्डरोब सेट करूंगी और इन 15 दिनों तक तुम बिल्कुल ये बात भूल जाओगे कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की जैसे जिंदगी जीनी है। हाँ, पापा से मेंशन जाने के बाद शायद उसको देखकर तुम्हें याद आए कि तुम शादीशुदा हो। जैसे ही एंजल ने इस तरह की बातें की, अनवी मुस्कुराते हुए हामी भरी। ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। वैसे भी अनवी सोच रही थी कि कितने दिनों से उसने कोई मौज मस्ती और धमाल नहीं मचाया है और लास्ट टाइम उसने आद्या की गोद भराई में थोड़ा बहुत एंजॉय किया था। अनवी की तो अपनी गोद भराई भी नहीं हुई थी, क्योंकि जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त रणवीर को मारने का जुनून उसके सर पर सवार था, इसलिए उस वक्त अनवी के डर के चलते गोद भराई की रस्म भी नहीं हो पाई थी। लेकिन फिलहाल आद्या की रस्म में उसने दिल खोलकर मस्ती की थी और फिलहाल अनवी भी अपने इस ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप को एकदम यादगार बनाना चाहती थी। इसलिए उसने मारिया से कहा, ठीक है भाभी, इस वक्त मैं आपके देश आपकी कंट्री में हूँ, तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। बस मैं यहाँ से ढेर सारी प्यारी मनमोहन यादें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अनवी की बात सुनकर मारिया मुस्कुरा दी और उसके माथे को चूमकर बोली, ये हुई ना बात, अब देखो हम दोनों ननद भाभी मिलके किस तरह से धमाल मचाती हैं। ये बोलकर वो दोनों साथ में हंस देती हैं। जल्दी मारिया और अनवी तैयार होकर नीचे जाने लगी और जैसे ही अनवी ने अपने दादाजी के गोद में अपने बेटे वंश को देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर पहले उसके माथे को चूमते हुए बोली, आप बड़े नानू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, मम्मा अभी गई और अभी आई, ठीक है ना? वही वंश जो अपनी टिमटिमाती सुंदर आंखों से अनवी को ही टकटकी लगाए देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाहता कि मम्मा आप जहाँ भी जा रही है प्लीज अपना ध्यान रखना और खुद को कुछ मत होने देना। अगर आपका बाल भी बाका हुआ तो मेरे डेविल डैडी मुझे नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं वंश ये सोचते उल्टे सीधे मुंह बना रहा था और अनवी उसकी क्यूटनेस देखकर उसके गालों को चूमकर बोली, मेरा प्यारा बच्चा, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना पूरा ख्याल रखेगा। तभी दादाजी ने अनवी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। तुम लोग जाओ और खूब मौज मस्ती करो। इतना बोलकर उन्होंने अनवी को वहां से जाने का इशारा किया और अनवी जल्दी ही मारिया के साथ बाहर की ओर चल पड़ी। जैसे अनवी बाहर गई उसने देखा कि एक साथ लाइन में कम से कम 40 से 50 गाड़ियां खड़ी हुई थी। इतनी सारी गाड़ियों को वहां देखकर अनवी एक पल के लिए हैरान हो गई, साथ ही साथ इतने सारे बॉडीगार्ड भी वहां थे। अब अनवी जैसे आगे जाने लगी इतने सारे बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे चलने लगे। यह देखकर अनवी का माथा ठनका और वो एक गार्ड को गुस्से में घूरकर बोली, कि क्या बदतमीजी, आप लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अनवी की बात सुनकर वो गार्ड एक दूसरे की शक्ल ना समझी में देखने लगे, क्योंकि उन्हें अनवी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। इसलिए मारिया ने उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि वो लोग क्यों अनवी के पीछे पीछे आ रहे हैं। तब उन्होंने मारिया को बताया कि अमन सर ने उन्हें अपनी बहन की केयर करने के लिए उनके पीछे लगाया हुआ है और पारो मैडम जहां भी जाएंगी गार्ड्स के साथ जाएंगी, सारी कार भी उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ जाएगी। अब जैसे ही मारिया ने अपनी भाषा में अनवी को सारी बातें समझाई, अनवी के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया और वो तुरंत ही मेंशन के बाहर बनी एक बेंच पर बैठते बोले, अब मुझे कहीं नहीं जाना। अनवी को यूं बैठते देखकर मारिया थोड़ी उलझन में पड़ गई। अगले ही पल उसके पास जाकर आश्चर्य से बोली, क्या बात है अनवी, क्या कोई परेशानी है? तुम अचानक से ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें कहीं नहीं जाना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये बोलते हुए मारिया अनवी का माथा चेक करने लगी। तब अनवी ने मुंह बनाया और उसने सारे गार्ड्स और गाड़ी को देखकर इशारा किया, भाभी मैं यहाँ ठीक से कुछ पल बिताने आई हूँ। क्या आपको पता नहीं है कि राणावत मेंशन में कितनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है? मैं यहाँ भी इतनी टाइट सिक्योरिटी का माहौल नहीं झेल सकती। मैं यहाँ नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ, आजादी से रहना चाहती हूँ। वैसे भी अगर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आई हूँ और मैं दिव्य राणावत की बीवी हूँ, ये बात इंडिया में भी कोई नहीं जानता, तो बोला ऑस्ट्रेलिया में कोई कैसे जानेगा? हाँ मैं जानती हूँ भाई, यहाँ के जाने माने रईसों में से एक है, लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे यहाँ नॉर्मल जिंदगी जीनी है और मुझे इस तरह के बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही मारिया अनवी की बातों का मतलब साफ साफ समझ गई थी, इसलिए उसने तुरंत अमन को कॉल मिला दिया। अमन ये सब सुनकर एकदम से चौंक गया कि अनवी गार्ड्स को या सारी गाड़ी को साथ क्यों नहीं जाना चाहती। अमन ने एक आह भरी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अनवी कितनी ज्यादा जिद्दी है। अगर वह इस तरह की आजादी चाहती है तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तब अमन ने कुछ सोचते हुए मारिया से कहा, ठीक है तुम लोग बिना सिक्योरिटी के जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अनवी का पूरा ख्याल रखोगी। सिक्योरिटी वाले भले ही अनवी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके आसपास जरूर रहेंगे, वो भी उसे बिना बताए, ठीक है? जल्दी अमन ने तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड सनी को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो उसकी बहन की इनडायरेक्ट किस तरह से सिक्योरिटी करे। मारिया ने जैसे अनवी को बताया कि उसके भाई ने हाँ कर दिया तो अब बिना सिक्योरिटी के बाहर जा सकती है, तो ये सुनकर अनवी खुशी से चल पड़ी और चहकते बोली, थैंक गॉड, मुझे लगा था कि अद्वित जी की तरह अमन भैया बोल देंगे कि शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, शॉपिंग वाले खुद सामान लाकर घर पर आ जाएंगे। तब मारिया ने मुस्कुराते कहा, वैसे भी तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी बात को लेकर कोई खतरा या परेशानी हो सकती है, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ चलते हैं, काम करते हैं
मैं कार खुद ड्राइव करूंगी, हम दोनों ही कार से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाएंगे। और वैसे भी वो कॉम्प्लेक्स तुम्हारा ही है, जो तुम्हारे भाई ने 4 महीने पहले खरीदा था, याद है ना? तुमसे जो डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवाए थे। तब अनवी को याद आया कि अमन, निखिल, समय, विवान, आरम, यहाँ तक कि अद्विक भी कुछ न कुछ वंश के लिए खरीदते रहते थे और उन्हीं के लिए अनवी को कहीं ना कहीं सिग्नेचर करने पड़ते थे। हर जगह नॉमिनी अनवी हुआ करती थी। फिलहाल अनवी ने गहरी सांस ली और फिर जल्दी वह लोग शहर के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने मौजूद थे। अनवी एक्साइटेड होकर पूरे के पूरे शहर को अपनी आंखों में बसा रही थी। सब कुछ उसे बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग लग रहा था। कहीं पर भी गंदगी का नामो निशान नहीं था। यहाँ की सड़कें भी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अनवी का दिल कर रहा था कि वो यहीं कहीं चारपाई बिछा दे और सो जाए, क्योंकि वहां इतनी ठंड सुकून भरी हवा चल रही थी। लेकिन कहीं भी अनवी को कुछ खास पेड़ पौधे, गीली मिट्टी ये सब दिखाई नहीं दिए। अगले ही पल वो मारिया की ओर देखकर एकदम से सवाल पूछने लगी, भाभी यहाँ पर क्या पेड़ पौधे मिट्टी नहीं है क्या? ये सवाल सुनकर अगले ही पल मारिया ने आश्चर्य से हंसते जवाब दिया, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला कोई इस तरह से मिट्टी वगैरह अपने आसपास क्यों रखेगा? और पेड़ पौधों के लिए यहाँ पर अलग जगह और गार्डन बने हुए हैं। साथ ही थोड़ी दूर पर एक जंगल भी है। अगर किसी को पेड़ पौधे या इस तरह की कोई नजारा देखना होता है तो लोग वहां चले जाते हैं। ये सुनकर अनवी थोड़ा सा भौचक्की रह गई और विश्वास से बोली, ये शहर चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितनी महंगी बिल्डिंग एकदम चमकदार बिना धूल मिट्टी का ही क्यों ना हो, लेकिन मारिया भाभी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो बात हमारे देश की मिट्टी में है वो मुझे नहीं लगता कहीं और है। हमारे देश की मिट्टी की खुशबू ही कुछ अलग है। जैसे अनवी ने आंखें बंद करके फीलिंग के साथ ये कहा, तो उसकी बातें सुनकर मारिया मुस्कुरा दी और मारिया तुरंत ही अनवी की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। और वैसे भी मैं आपके गाँव गई थी, शायद तुम्हें याद होगा। बाकी उस वक्त मैंने पहली बार देखा था कि प्रकृति क्या होती है, नेचुरल ब्यूटी क्या होती है। रियली रियली वंडरफुल एंड आई रियली लाइक इट। मारिया की बातें सुनकर अनवी और भी ज्यादा गर्व महसूस करने लगी और अब जल्द ही वे दोनों बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े थे। मारिया अनवी को देखकर एकदम से हंसी और आईब्रोज काटते सवालिया नजरों से देख के बोली, ऐसे आश्चर्य से क्या देख रहे हो? ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही तुम्हारा है। फिलहाल मैं कार पार्क करके आती हूँ, तब तक तुम अंदर जाओ, ठीक है? इतना बोलकर उसने अनवी को अंदर जाने का इशारा किया। अनवी इतने बड़े मॉल को देखकर काफी खुश हो रही थी और इस बात से भी कि इतना बड़ा शॉपिंग मॉल उसके भाई ने उसके लिए खरीदा है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अनवी ने एक आह भरी और जल्दी अंदर जाने के लिए खुश होकर अपने कदम बढ़ा दिए। खिलौने, कपड़े, जूते और भी काफी सारी जरूरी चीजें देखकर अनवी ने देर न करते हुए प्रॉपर शॉपिंग ट्रॉली में सब चीजें लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब अनवी को इस तरह बेफिक्री से शॉपिंग करते हुए देख और बिना प्राइस चेक किए खरीदारी करते हुए देखकर सब लोग की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि ज्यादातर लोग जब इतने एक्सपेंसिव जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले प्राइस वगैरह ही चेक करते हैं। लेकिन अनवी, जिसे बताया गया था कि ये सब उसका है तो वह जो मर्जी खरीद सकती है, इसलिए उसने प्राइस चेक करना जरूरी नहीं समझा। वैसे भी जब से अनवी माँ बनी थी, अपने बेटे के मामले में कभी भी किसी भी चीज को खरीदने से पहले प्राइस चेक नहीं करती थी। हालांकि अगर अपने लिए कोई रबड़ बैंड भी खरीदना होता तो उसकी प्राइस देख कर ही लिया करती थी, लेकिन अपने बेटे के मामले में पूरी तरह से दिल खोलकर शॉपिंग करती थी। अनवी को इतना इंटरेस्ट से शॉपिंग करते हुए देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि यहाँ की एक ड्रेस की कीमत लाखों से शुरू होती थी। फिलहाल अनवी ने लगातार कई ड्रेस जो उसे पसंद आई वंश के लिए निकाल कर रख ली। अब वहाँ की सेल्स गर्ल तुरंत ही अनवी को नीचे से ऊपर तक अजीब नजरों से देखने लगी और उसे घूरते बेरुखी से बोली, हे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर, डू यू हैव मनी? उसने जल्दी अनवी को इंग्लिश में कई बातें क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अनवी अच्छी खासी इंग्लिश जानती थी, इसलिए उसने भी उसे इंग्लिश में जवाब दिया, आई एम हियर फॉर शॉपिंग। जब अनवी ने एक बार फिर बेहद प्यारा सा छोटा कोट पैंट जो छोटे बच्चों का था पसंद किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस लड़की की आंखें और भी ज्यादा फैल गई और वो हड़बड़ा गई, क्योंकि वह कोट पैंट शॉप के बच्चों के कपड़ों में सबसे महंगा था, जिसकी कीमत 50 लाख से शुरू थी। यह देखकर वो लड़की का माथा ठनका और ऊंची आवाज में बोली, कौन हो तुम और तुम इस तरह यहाँ बेपरवाही से क्यों घूम रही हो? तुम्हारी औकात भी इस ड्रेस को खरीदने की? तुम्हें पता भी है तुमने लगातार कितने सारे कपड़े खरीदे हैं? क्या तुम्हें इनकी कीमत का अंदाजा है? पैसे भी है तुम्हारे पास? क्योंकि अनवी बिना पर्स के आई थी, उसके पास ना तो पर्स था ना कुछ और, फोन के अलावा उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो लड़की अनवी को नीचे से लेकर ऊपर तक बेमन से देखने लगी और जल्दी से उसने अपने मैनेजर को फोन लगा दिया। उस मैनेजर के साथ साथ वहां पर बाकी के सभी कस्टमर भी रुक रुक कर अनवी को अजीब नजरों से घूर रहे थे, क्योंकि सभी को लग रहा था कि यह कोई लड़की पागल है तो इस तरह से पैसे न होने के बावजूद इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद रही है। तो सभी अनवी को भला बुरा कहने लगे। अब ये सब बकवास सुनकर तो अनवी की हालत खराब हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन सबको शांत कैसे करे और क्या जवाब दे। उसने इंग्लिश में उन्हें समझाने की कोशिश भी की, वह यहाँ की ओनर है तो वो उसे रिस्पेक्ट से बात करें। जैसे अनवी ने बातें बातों में बताया तो एक पल के लिए वहां शांति छा गई, लेकिन अगले पल सभी ठाके लगाकर हंस दिए और मजाकिया मुस्कान से बोली, क्या कि मामूली सी लड़की यहाँ की ओनर हो सकती है? इम्पॉसिबल। इतना बोलकर उन्होंने अनवी को और भी ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उनकी बकवास सुनकर अनवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसे अपनी इस तरह से बेइज्जती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन वे लोग उसकी
बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। तभी अनवी ने तुरंत अपना फोन निकाला और मारिया को फोन करने की कोशिश की ताकि वो जल्दी से उसके पास आकर सबको उसकी आइडेंटिटी बता दे कि आखिर वो है कौन। लेकिन तभी एक लड़की ने आकर अनवी का फोन झट से उससे छीन लिया और उसे लेकर जमीन पर पटक दिया। अनवी जब तक वो समझ पाती तब तक उसका मोबाइल टूट चुका था। वो लड़की अनवी को घूरते हुए चिल्लाकर बोली, अपने औकात में रहो। तुम्हें क्या लगता है कि मामूली सा फोन लेकर तुम यहाँ शो ऑफ कर रही हो कि तुम अमीर हो? तुम्हारे कपड़े देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम यहाँ तो कहीं की भिखारी हो या फिर यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई हो। हम तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। ये सुनकर अनवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उस लड़की द्वारा इतनी बेइज्जती करने पर और उसका फोन तोड़ देने के बाद अनवी का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए आगे बढ़कर उसने उस सेल्स गर्ल के मुंह पर झन्नाटेदार थप्पड़ चिपका दिया। अनवी का थप्पड़ इतना दमदार था कि वो लड़की लड़खड़ाती हुई तुरंत नीचे गिर पड़ी और उसके होठों के पास से खून निकलना शुरू हो गया। अब ये सीन देखकर उसका मैनेजर भी गुस्से में भड़क उठा। उसने सोचा कि जरूर कोई क्रिमिनल है, चोरी करने के इरादे से यहाँ आई है, उसने हमारी स्टाफ पर हमला किया है, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर उसने तुरंत सभी सिक्योरिटी गार्ड को वहां बुला लिया। कम से कम 12 से 13 सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गए और उन्होंने अनवी को पकड़ लिया। ये देखकर अनवी की आंखों में आंसू आ गए। वो उन्हें लाख समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ की ओनर है और वो सब उसके साथ इस तरह से सलूक नहीं कर सकते, लेकिन वे लोग तो अनवी की बात को पूरी तरह से अनसुना करके उसे कोई चोर समझ रहे थे। आपको क्या लगता है क्या होगा अब आगे, जब उन लोगों को अनवी की सच्चाई पता चलेगी और क्या चल रहा है मैनेजर के दिमाग में? आगे क्या होगा अनवी और अद्विक की इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए शादी बाय मिस्टेक सीजन 2 ऑनलाइन रिश्तों की कहानियां पर। जाने से पहले कहानी को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आने वाली सभी कहानी और उनके एपिसोड आप सुन सकें। कहानी अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी कहानी को एंजॉय कर सके। तो चलिए मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी कहानियां सुनते रहिए। धन्यवाद।